एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये एक बहुत ही बड़ा और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करके बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और इससे एग्ज़ाम में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड फॉर सोशलिज्म, हाउ डिड इट इवॉल्व, आइडियोलॉजी पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि ये सिर्फ यूरोप में ही सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। फिर हम पढ़ेंगे आगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें उसका बैकग्राउंड 1905 की रिवॉल्यूशन, फरवरी और अक्टूबर रिवॉल्यूशन और रशिया आफ्टर रिवॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें क्या कहा गया कि जब आप एक चैप्टर पहले चल जाइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया गया कि आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स, इन सब के बारे में लोगों के सामने अपने आइडियाज़ जागृत किए गए, बताए गए। तो इन आइडियाज़ से क्या हुआ, लोगों को ये आइडियाज़ पता तो थे लेकिन उनको नहीं पता था ये इम्प्लीमेंट कैसे करने। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो एक पॉसिबिलिटी आई कि हाँ, अब सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है। पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी फॉर चेंज। पीपल ने सोचने लग गए कि हाँ, अब चेंज आएगा। तो क्या क्या हुआ, आइडियाज़ फॉर चेंज स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। जो चेंज होने के आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए। सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज वेयर एज सम वांटेड द चेंज रेडिकली। कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि चेंज धीरे धीरे आए और कुछ चाहते थे चेंज तुरंत आ जाए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी थी, ट्रेडिशंस थे, वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। इन तीनों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है। द डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड वर्ल्ड। बट यहाँ पे सवाल आता है हाउ, कैसे इसने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक डिफरेंट रोल प्ले किया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो थोड़े अपर कास्ट में थे, जिनके पास पैसे थे, और ये लोग थे जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। ये चाहते थे इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स, इनको इक्वालिटी चाहिए थी। इनके हिसाब से नेशन को हर रिलीजन को मानना चाहिए, किसी भी रिलीजन को ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ, मतलब बॉयकॉट नहीं कर देना चाहिए। और इन्होंने अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर को भी अपोज किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, हायरार्की सिस्टम चले। इनके हिसाब से जो कैपेबल है वो राजा बनना चाहिए था। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। इनके हिसाब से जो इंडिविजुअल राइट्स थे उसे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जिसे आप फंडामेंटल राइट्स आज कहते हैं। आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स मांगा, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मांगी, और ये जुडिशरी को सपोर्ट करते थे। और इनके हिसाब से जुडिशरी जो एक वेल ट्रेंड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहते थे? अभी देखते हैं। लेकिन however they were not democrats. Why? Because they did not believe in UAF. UAF की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वांटेड ओनली मैन विद प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट। इनके हिसाब से जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में कि रेडिकल्स कौन थे। ये गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे जो मेजॉरिटी पार्ट जो लोग होते हैं ये वो थे। इन्होंने वुमेन सफरेज मूवमेंट इसको सपोर्ट किया। वुमेन सफरेज मूवमेंट आप जानते हैं क्या होता है, राइट टू वोट। और इन्होंने दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। इन्होंने जो प्रिविलेज मिलते थे ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्लर्जी और नोबल्स को जो प्रिविलेज मिलते थे उसके खिलाफ इन्होंने अपोज किया। इन्होंने कहा क्यों, इनको क्यों मिलने चाहिए? बिकॉज दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स।
यही है कि इनको अच्छा नहीं लगता था कि प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास आए। रेडिकल्स जो थे ये एक सोसाइटी में डिस्पैरिटी बनाते थे। तो आखिर में इसका कंक्लूजन क्या आया कि इनको एक रेडिकल चेंज, तुरंत एक जल्दी से जल्दी एक चेंज चाहिए था। तो अगर आज की डेमोक्रेट कौन ज़्यादा थे, रेडिकल्स या लिबरल्स, तो आप आंसर देंगे लिबरल्स। नहीं थे, रेडिकल थे। अब पढ़ते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास पर्सन इन पावर हु इनिशियली अपोज द चेंज। ये वो लोग थे से राजा के घराने से, कि इनको नहीं चाहिए था कि चेंज हो, क्योंकि जब आप खुद सोचें अगर आपके पास पावर है तो आप क्यों चाहेंगे कि आपकी पावर छीन जाए। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये भी रेडी हो गए कि हाँ अब तो चेंज आएगा सोसाइटी में, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि जो चेंज है वो जल्दी से जल्दी आएगा। द चेंज वॉज इनएविटेबल, बट लेकिन उनको ये बिलीव था दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट बाय स्लो प्रोसेस। वही कि पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाएगा और चेंज बहुत धीरे धीरे आएगा लेकिन धीरे। सो बेसिकली इन तीनों में कंक्लूजन क्या आया? ऑल दीज डिफरेंट आइडियाज पेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये सारे आइडियाज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब आगे हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सोसाइटी वॉज चेंजिंग, सोसाइटी चेंज हो रही थी 19th सेंचुरी के समय। सोशियो इकोनॉमिक चेंज आ रहा था, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही थी, न्यू सिटीज़ बन रही थी। तो इन सब से क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मैनी प्रॉब्लम्स भी आई, कई सारी दिक्कतें भी आई। वो प्रॉब्लम्स अभी हम पढ़ते हैं कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स थे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वो लोग बहुत ज़्यादा काम कराते थे लेकिन उनको जो वेजेस थे वो बहुत ख़राब, बहुत कम मिलते थे। अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गारी थी, हाउसिंग की कमी थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम्स थी। अब हम पढ़ते हैं कि लिबरल्स और रेडिकल्स, इनको तो चेंज चाहिए था सोसाइटी में, लेकिन इनके एक प्रॉब्लम थी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिजिम एस्टेब्लाइज्ड इन यूरोप आफ्टर 1815। तो 1815 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 1815 में वाटरलू की वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे और जो उस समय एक कंजर्वेटिव रिजीम एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। और वही एक बड़ी प्रॉब्लम थी लिबरल्स और रेडिकल्स के लिए। रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। दे टॉक टू नेशन, ये लोग नेशन से बात करते थे कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए हर सिटीज़न को, फ्रीडम होना चाहिए हर सिटीज़न के पास। ऐसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, नेशनलिस्ट ग्यूसिप्पी मजीनी, इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। So guys, don't forget to like, share and subscribe my channel। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा।